दिया था, जो कि हमें दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में हमें दिया गया है ये परफॉर्मा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, शेड्यूल 3 का जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हमें परफॉर्मा दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रिपेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हमारे लिए वर्ड यूज़ किया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट वर्ड है ही नहीं इसमें, तो अकाउंट्स नहीं, इसमें तो हमारे दो पार्ट्स होते थे, डेबिट और क्रेडिट साइड। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें ना ही तो डेबिट साइड होगा आपका, ना ही क्रेडिट साइड होगा। और क्योंकि ये अकाउंट नहीं है तो ना ही इसमें टू और ना ही बाय का यूज़ किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ना तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड होता और ना ही आप टू एंड बाय का यूज़ करते। ये दोनों हमारे यूज़ नहीं होंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट है न कि अकाउंट। अब कोई भी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों प्रिपेयर करती है? ताकि वो ये जान सके कि उसने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। अब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सिंपल वर्ड्स में जब हम कॉमन बात करते हैं, एक सामान्य सी जब हम बात करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बात अगर हम करते हैं, जैसे फर्नीचर सेल करने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अब फर्नीचर सेल करने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस है उसमें से हम एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, आप एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट लेस कर देंगे, यही तो हम करते हैं। अब प्रॉफिट जानने के लिए यही प्रोसीजर हमारा, तो सेम यही प्रोसीजर हमारा रहेगा जब हम किसी कंपनी का प्रॉफिट जान रहे हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट जब हम जानेंगे तो एक तो वो उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उससे जो इनकम कमा रही है, इट मीन्स हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस अगर हम टोटल एक्सपेंसेस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट पता चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रॉफिट अगर हमें जानना है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस हम लेस कर देंगे। अब टोटल रेवेन्यू एक कंपनी कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, एक तो वो बिजनेस कर रही है, कहाँ से उसकी इनकम हो सकती है, एक तो वो बिजनेस कर रही है, तो एक तो जो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, जो उसकी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं, उनसे जो प्रॉफिट होगा तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो उन्हें इनकम प्राप्त हो रही है वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकंड हमारा है अदर रेवेन्यू, कमिंग अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू कौन सा होगा हमारा, जो बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अलावा अगर वो कोई इनकम रिसीव कर रही है तो वो हमारा अदर रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। इसी तरीके से हम टोटल एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। अब हम यही चीज़ें परफॉर्मा में डिस्कस करने वाले हैं। परफॉर्मा आपको कुछ इस तरीके से बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें एक कॉलम होगा आपका प्रीवियस ईयर की अमाउंट के लिए, दूसरा कॉलम होगा करंट ईयर की अमाउंट के लिए और एक कॉलम होगा आपका नोट्स नंबर के लिए। नोट्स नंबर, करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स के लिए तो इस तरीके का परफॉर्मा आपने बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, ये वर्ड भी आपने लिखना है, फॉर द ईयर एंडिंग, जिस ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और उस कंपनी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा जिसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर रहे हो। अब हमने डिस्कस की है कि कंपनी अगर प्रॉफिट जानना चाहेगी तो वो इसी तरीके से जानेगी, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर देगी। तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह अलग अलग न दिखाकर एक ही साइड में दिखाएंगे एक्सपेंसेस भी और इनकम भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम की।
पहला हेड हमारा रहेगा इनकम के लिए, जो कि होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज से जो भी इनकम जनरेट करती है वो उसकी क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। जैसे उसने अगर सेल की है, अगर वो ट्रेडिंग कंपनी है तो उसने जो सेल की है, सेल प्रोसीड की वैल्यू हमारी आएगी करंट ईयर अमाउंट में, लास्ट ईयर की आएगी। यहाँ पर आपने जैसे सेल की, जैसे आपने सेल की है 10 लाख की और सेल रिटर्न है आपका 2 लाख, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप ये स्पष्ट कर लोगे कि आपने टोटल सेल से कितना प्रोसीड प्राप्त किया है। आपने 8 लाख रिसीव किए टोटल सेल से, तो ये 8 लाख वैल्यू हमारी यहाँ से होगी करंट ईयर अमाउंट्स में। हमें बाकी कैलकुलेशन कहाँ करनी है, नोट्स टू अकाउंट्स में। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में आपने की कंपनी ने जो रिसीव किया है वो यहाँ आएगा। अब जैसे इसमें क्या क्या आएंगे, सेल्स से आपने क्या रिसीव किया है, इसके अलावा आपने कमीशन अगर रिसीव किया है, वो डिपेंड करता है कि कमीशन की नेचर क्या है। कई बार वो आपके अदर रेवेन्यू में भी चला जाएगा, तो वो आपको चेक करना होगा। सेकंड हमारा क्या है, आपकी कंपनी कहाँ से इनकम रिसीव कर सकती है। बाकी अदर किसी भी एक्टिविटी से अगर उसने कुछ रिसीव किया है तो उसका जाएगा अदर रेवेन्यू में। जैसे उसने कमीशन रिसीव किया है, जैसे लास्ट हमने बैलेंस शीट में डिस्कस किया था, एक कंपनी के पास अगर सरप्लस फंड अवेलेबल है तो वो कहीं भी इन्वेस्ट कर देती है। जैसे हमने एक कंपनी के शेयर बाय कर रखे हैं, किसी दूसरी कंपनी के 10 लाख के इक्विटी शेयर बाय कर रखे हैं। अब इसके ऊपर जो डिविडेंड रिसीव होगा वो कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी से तो नहीं रिसीव हुआ, इसीलिए वो कहाँ जाएगा, अदर रेवेन्यू में। इसी तरीके से अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, वो भी हमारा कहाँ जाएगा, अदर रेवेन्यू में। अगर आपने अपनी बिल्डिंग कहीं किराए पे दे रखी है, उससे अगर आप कुछ रिसीव करते हो, रेंट रिसीव करते हो, तो वो भी कहाँ जाएगा, अदर रेवेन्यू में। तो इस तरीके से जो भी आपकी अदर इनकम होती है वो हम अदर रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं। अब अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो वो हमारे पास क्या जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो थर्ड हेडिंग आपकी बनेगी टोटल रेवेन्यू के नाम से। टोटल रेवेन्यू आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, फर्स्ट प्लस सेकंड, इनका टोटल करके आप टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर रहे हो। अब नेक्स्ट, यहाँ तक हमारे रेवेन्यू का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा एक्सपेंसेस के लिए। फोर्थ हेडिंग आप बनाओगे एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंसेस के लिए आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है हेडिंग में। हेडिंग बनाई गई है अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर सेल करते हो, फर्नीचर सेल कर रहे हो आप, उस केस में या तो आप फर्नीचर क्या करोगे, खुद मैन्युफैक्चर करोगे, या फिर आप क्या करोगे, बना बनाया फर्नीचर खरीद के ट्रेडिंग करोगे। तो या तो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है या ट्रेडिंग हो सकती है, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। तो उस केस में पहली हमारे लिए क्या है, जो हमने टोटल फर्नीचर सेल करके रेवेन्यू जो रिसीव किया है उसके लिए हमारी कुछ लागत भी तो आई होगी, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी कुछ कॉस्ट भी तो आई होगी। मैन्युफैक्चर हम कहाँ से करेंगे, हमें लकड़ी चाहिए। फर्नीचर जो भी हम सेल करें, जिस टाइप का फर्नीचर हम सेल करें, उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। इट मीन्स रॉ मटेरियल हमें चाहिए, तो उसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहला एक्सपेंसेस आपका इसी से रिलेटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके साथ एक्सपेंसेस डिस्कस किया गया वो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे फर्नीचर प्रिपेयर करने के लिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके लिए आपने लकड़ी खरीदी हो, टिम्बर्स आपने खरीदी हुई है, उस केस में रॉ मटेरियल आपके लिए टिम्बर। तो यहाँ पर टिम्बर आपने कितनी यूज़ की, उस साल का जो फर्नीचर आपने सेल किया है उसे बनाने के लिए आपने कितनी यूज़ की, हमें तो वो पता करनी है ना। हो सकता है हमने 100 यूनिट बनाई हो फर्नीचर की, अब उसमें से हमारी 90 यूनिट सेल हुई हो। हमें पता क्या करना है, 90 यूनिट्स प्रिपेयर करने के लिए हमने टिम्बर्स हो सकता है
100 क्विंटल बाय कर रखी हो। अब 100 क्विंटल में से 90 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपकी कितनी कंज्यूम हुई है हमें वो पता करना है, क्योंकि हम 90 फर्नीचर सेल करके इनकम जो हमने रिसीव किया उससे हम प्रॉफिट पता करना चाहते हैं, तो हमें उसी की कॉस्ट तो लेस करनी होगी। तो इसीलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट हमें लेस करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है। सबसे पहले आपने परचेज कितना किया, जो भी वैल्यू आपने परचेज की वो, उसके बाद ऐड हम कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। अगर आपके पास पहले से कुछ रखी हुई लकड़ी तो वो आप ऐड कर दोगे, लेस आप कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक। इनका जो टोटल आएगा वहाँ से हमें लेस कर देनी है क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल की कॉस्ट आप इंक्लूड करोगे जो आपके फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। इसमें जैसे वो मटेरियल्स के आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, जैसे लूज टूल्स होता है या आपके अदर्स जैसे लुब्रिकेंट ऑयल या अदर्स जो भी स्पेयर पार्ट्स जो यूज़ हो जाते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स है जो हमारी, जो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती लेकिन फिर भी यूज़ होती है। जैसे फर्नीचर से आप कुछ भी अगर बनाओगे तो उसके लिए फेविकोल आपको चाहिए, तो उस केस में फेविकोल आपका क्या है, फाइनल मटेरियल जो प्रोडक्ट है उसका पार्ट तो नहीं है लेकिन उसमें यूज़ होता है, तो वो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फर्स्ट एक्सपेंसेस। सेकंड एक्सपेंसेस हो सकता है आप बना रहे हो और हो सकता है आप बना बनाया भी साथ में खरीद करके सेल कर रहे हो, तो उस केस में हमें उसकी लागत भी तो चाहिए। अगर आप बना बनाया खरीद के बेच रहे हो, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं परफॉर्मेंस सभी कंपनीज के लिए, तो हो सकता है कोई बना बनाया खरीद के बेच रही हो और कोई बना के बेच रही हो, तो हम सेकंड पे यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। हमने जो माल बाय किया है, जो बना बनाया माल हमने बाय किया है फर्दर सेलिंग के लिए, उसकी कॉस्ट हमारी कहाँ जाएगी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद पहले जो 3 एक्सपेंसेस है वो आपके गुड्स से रिलेटेड हैं। अगर आपने रॉ मटेरियल बाय किया उसका खर्चा जो आपने यूज़ किया उसका, या अगर आप बना बनाया माल खरीद करके बेच रहे हो तो उसका खर्चा आपका जो आया है। तीसरा है आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में सभी तरह की इन्वेंट्रीज इन्वॉल्व होती है, आपको पता ही है। चेंज इन इन्वेंट्री में आप तीनों तरीके की इन्वेंट्रीज के लिए चेंज कैलकुलेट करोगे। चेंज आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस आप क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या शो कर रही है, चेंज इन रॉ मटेरियल शो कर रही है कि नहीं कर रही। हम चेंज इन इन्वेंट्री तब यूज़ कर लेंगे जब हम तीनों के लिए चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप तीनों के लिए कैलकुलेट कर लोगे। नोट्स टू अकाउंट्स में ये ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, और नेक्स्ट के लिए सी, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, तीनों के लिए हमने चेंज प्राप्त कर ली। अब तीनों का हम टोटल करके यहाँ लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री के सामने। ये 3 एक्सपेंसेस आपके हो गए जो कि गुड्स से रिलेटेड हैं। अब उसके बाद आप बिजनेस कर रहे हो तो ये तो है नहीं कि आपने अपने यहाँ एम्प्लॉयज नहीं रखे होंगे, क्योंकि ये फर्नीचर बनाएगा कौन और कौन इनको कस्टमर को शो करेगा और कौन कस्टमर को कन्विंस करेगा। आपने अपने यहाँ एम्प्लॉयज तो रखे होंगे, तो जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट एक हेड में इन्वॉल्व कर लेते हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे जो बेनिफिट हम एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं, जो हम एम्प्लॉयज को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनको वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, या फिर उनके लिए पीएफ में हम कंट्रीब्यूट करते हैं।
एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो वो भी हमारा यहीं आएगा। इट मीन्स एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए जो भी फर्म एक्सपेंसेस कर रही है वो कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। जो भी आप एम्प्लॉयज़ को बोनस दे रहे हो या फिर जो भी आप कमीशन दे रहे हो, जो भी सैलरी दे रहे हो, वो सारे के सारे आप यहाँ नोट करोगे। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस होगा फाइनेंस कॉस्ट। अब हो सकता है कंपनी के पास पैसा हो ही ना, इतना अवेलेबल कैपिटल से उसे इतना पैसा ना ही मिले जितने की उसे रिक्वायरमेंट है। जैसे उसे रॉ मटेरियल बाय करना है तो कंपनी के पास इतनी वर्किंग कैपिटल ना हो तो उसे उधार लेना होगा, कहीं ना कहीं से लोन लेगी वो। अब अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया हुआ है, मान लेते हैं 10 लाख का लोन लिया हुआ है, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट तो कंपनी को पे करना होगा कि नहीं करना होगा। अब इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी बनती है, मान लेते हैं 10,000, तो ये 10,000 क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है कि नहीं कंपनी के लिए। कंपनी ने अपने लिए वित्त का प्रबंध किया है, फाइनेंस का अरेंजमेंट किया है, अब उसके लिए उसे जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो फाइनेंस कॉस्ट है। तो ऐसे सभी खर्चे जो कंपनी को पे करने पड़ते हैं अपने लिए फाइनेंस अरेंज करने के लिए, वो आपके कहाँ आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। जैसे बैंक चार्जेज या आप अगर प्रोसेसिंग लोन प्रोसेसिंग चार्ज पे करते हो तो वो भी आपका यहीं आएगा, इंटरेस्ट भी आपका यहीं आएगा। तो ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन जो आपने फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज की है वो शो करोगे, टोटल डेप्रिसिएशन अलग अलग एसेट्स के ऊपर आप नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेट करोगे, जो टोटल डेप्रिसिएशन वो आप यहाँ पर शो करोगे। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो आप राइट ऑफ कर रहे हो, जैसे गुडविल अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो, पेटेंट अगर आप राइट ऑफ करें, तो वो सारे के सारे जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, जैसे आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया हुआ है वो हमारा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व होगा। तो वो सारे खर्चे हम यहाँ पर शो करते हैं जो हमें करंट ईयर में राइट ऑफ करनी है। उसके बाद लास्ट आपका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो आपने यहाँ पर नोट नहीं किए। जैसे रेंट कहीं भी नोट किया आपने, अगर कंपनी रेंट पे कर रही है, रेंट रेट और टैक्सेस ये सारे आपने कहीं नोट नहीं किए। ऑडिटर फीस, डायरेक्टर फीस और इसके अलावा जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस बाकी रहेंगे जो यहाँ पर कैटेगराइज नहीं हुए वो कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। तो यहाँ तक का हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस का टोटल हो गया। यहाँ से जो भी हमारे टोटल 7 हेड बने हैं एक्सपेंसेस के, इनका जो टोटल आएगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट हमारा हम कैरी कर लेते हैं इसी फॉर्मेट को। वो आप लिख लेना नोट्स टू अकाउंट्स और करंट ईयर फिगर और लास्ट ईयर फिगर और पर्टिकुलर एटसेट्रा। हम डायरेक्टली नेक्स्ट में इसी को आगे कैरी कर रहे हैं। तो 4th तक के हेड हो चुके हैं हमारे। अब 5th हेड हम क्या कर रहे हैं, 5th हेड में हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल। हाँ ये भी लिखेंगे तो वो बाद में लिख दूँगा, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। अब ये हम कैसे पता करेंगे, टोटल रेवेन्यू हमारे पास है 3rd कॉलम में, 4th कॉलम में हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस है। अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दें तो हमें क्या पता चल रहा है, प्रॉफिट तो पता चल रहा है। अब वो प्रॉफिट कौन सा हमें पता चल रहा है, 3rd माइनस हम 4th करेंगे। टैक्स हमने पे नहीं किया अब तक और ना ही हमने वो एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अब तक शो की है, तो उनसे पहले का जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पर शो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में 6 जो हेडिंग आपकी बनी है वो बनी है एक्सेप्शनल आइटम के लिए।
एक्सेप्शनल आइटम वो आइटम है जो आपकी डे टू डे की बिजनेस एक्टिविटीज से भी बिलोंग कर सकती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। इट मीन्स उसका अलग से डिस्क्लोज करना कंपनी के लिए कंपलसरी हो जाता है, या कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे है अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रीवैल्यूएशन करते हो एसेट का, अगर आप रीवैल्यूएशन करते हो तो उस केस में जो भी चेंजेस आए हैं एसेट्स की वैल्यू में वो मेजर चेंजेस होंगे। अब वो आप एक्सेप्शनल आइटम में शो करोगे। इसके अलावा जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड हम चेंज कर देते हैं कि नहीं कर देते? डेप्रिसिएशन का मेथड अगर हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्टली हमने अडोप्ट किया हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड अडोप्ट कर रहे हैं, तो जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था कि हम स्टार्टिंग से दिखाते हैं कि हमारी अगर डेप्रिसिएशन का मेथड स्टार्टिंग से ही होता तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या चेंज आता, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे एक्सेप्शनल आइटम में। इसके अलावा अगर हम किसी एसेट्स को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पर शो करेंगे। और इसके अलावा जैसे हमारे पास एक एसेट थी 10,000 की और हमने इसको सेल कर दी है 1 करोड़ की, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि नहीं? हम कितना ज़्यादा गेन प्राप्त कर रहे हैं। हमारी कॉस्ट थी 10,000, हम सेल कर रहे हैं 1 करोड़ में। एक्सेप्शनल आइटम है कि नहीं? जनरली क्या होता है 15,000 की सेल हो जाएगी, 20,000 की सेल हो जाएगी, 30,000 की सेल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखो आपका कितना है। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ आपकी होती है कि बिजनेस में, तो उनको आप यहाँ पर शो करोगे एक्सेप्शनल आइटम में। ये आपने यहाँ पर शो कर दी। अब आप क्या करोगे, 5th में से आप 6 लेस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम आपने लेस कर दी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी 7 के लिए प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। अब हम ये कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारा 6th है, 5th की वैल्यू में से अगर हम 6 लेस कर देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 5th माइनस 6th। ये वैल्यू हमारे 7th पॉइंट की या 7th हेडिंग की आ जाएगी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सी है, जो बिजनेस की डे टू डे की एक्टिविटीज से अलग है, बिल्कुल अलग है, असाधारण प्रवृत्ति की है। जैसे फॉर एग्जांपल बाढ़ आ जाए और उससे आपको नुकसान हो जाए, तो वो साधारण प्रकृति की डे टू डे की एक्टिविटीज से रिलेटेड तो नहीं है ऐसा लॉस आपका। या फिर जैसे अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, उसके कारण आपको नुकसान हो जाए, तो वो इस तरीके की आइटम हमारी कहाँ इन्वॉल्व होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। तो नेक्स्ट हम बना लेते हैं जो 8th हमारा हेडिंग है, वो किसके लिए बनेगी फिर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इस तरीके के आइटम आप इन्वॉल्व करोगे। अब हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेस कर दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी अब लेस हो रही है। तो नेक्स्ट हमारा 9th बनेगा, ये 7th था, 8th हो गया, 9th बनेगा। 9th हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 7th माइनस 8th, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे इसकी वैल्यू। अब हम क्या कर लें, टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो आपका जो 10th हेडिंग बनेगी वो टैक्स के लिए बनेगी। टैक्स आपका जो करंट ईयर का है और इसके अलावा जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी, इट मीन्स जो फ्यूचर की डेट में आपको पे करनी होगी, वो दोनों आप लेस कर देते हो इसमें से। टैक्स की हमने टोटल ये लिखा है। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें चाहिए, तो इसमें से 9th में से 10th लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 9th माइनस 10th। कम इन, गुड मॉर्निंग। 9th माइनस 10th अगर हमने कर दिया तो ये हमारा रह गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमें फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद कंपनी के केस में हम शो करते हैं कि अब जो हमारा प्रॉफिट रहेगा ये डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स को। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आपको शो करना है वो शो करना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप दोनों तरीके से शो करोगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। ईपीएस आपकी एक तो होगी बेसिक और दूसरी होगी डाइल्यूटेड। बेसिक में आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, इट मीन्स जो वैल्यू आपकी आई है एक्सआई में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अगर आप इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या है। जैसे कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर हैं और वो शेयर होल्ड किए हुए हैं 10 रुपये का एक, तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी है हमारी? 1 लाख है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं? 10,000। अब इस केस में अगर हमें प्रॉफिट हुआ हो 1 लाख तो पर शेयर होल्डर के इससे कितना आएगा? एक शेयर होल्डर की इनकम कितनी है वही तो शो कर रही है ईपीएस हमारी, अर्निंग पर शेयर। हर एक शेयर होल्डर के इससे कितना आ रहा है तो वो हम कैसे निकाल लेंगे? 1 लाख के लिए हमारे पास 10,000 शेयर होल्डर हैं तो एक शेयर की इनकम क्या होगी? 1 लाख डिवाइड बाई हम 10,000 कर देंगे। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमाया कंपनी ने उसको हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर से। ये आ गई हमारी अर्निंग पर शेयर। अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या है? डाइल्यूटेड में हम क्या करते हैं, कुछ एक हमारे पास ऐसे शेयर वारंट्स या फिर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं जो एक फ्यूचर डेट में आप कन्वर्ट कर देते हो शेयर्स में। तो डाइल्यूटेड इन अर्निंग पर शेयर आपकी क्या प्रेजेंट करती है कि अगर वो जो आपके कन्वर्टिबल डिवेंचर है या फिर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है या फिर आपके पास शेयर वारंट है, उनका आज की डेट में ही अगर आप कन्वर्ट कर दो तो फिर अर्निंग पर शेयर क्या होगी? वो कुछ ना कुछ कम होगी, क्योंकि यहाँ पर 10,000 तो हमारे पास शेयर थे जो एट प्रेजेंट है। अब हो सकता है हमारे पास 2,000 ऐसे डिवेंचर्स हो जो फ्यूचर की डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। तो टोटल शेयर होल्डर है उस डेट पे हमारे कितने हो जाएंगे? 12,000 हो जाएंगे। तो डाइल्यूटेड इनकम पर शेयर क्या शो करती है? अगर वो कन्वर्जन आज की डेट में ही हो जाए तो आपकी अर्निंग पर शेयर क्या होगी? वो प्रेजेंट करती है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो ये आपका परफॉर्मा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली आपके लिए जो यूजफुल है, जो आप क्वेश्चन में यूज करोगे वो यहाँ तक का है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको रेयरली किसी क्वेश्चन में दी जाएगी। डायरेक्टली आपको टैक्स फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फिर ईपीएस। वैसे इसके बाद में भी परफॉर्मा है, इसके बाद में भी 2-3 लाइनें और हैं जो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो की गई हैं। वो कौन सी है बता देता हूँ मैं आपको। प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम, यहां पर एक वर्ड आपने ये भी यूज कर लेना है, प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि लॉस भी हो सकता है हमें। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन या बिजनेस एक्टिविटीज हमने बंद कर दी हैं उनसे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो हम शो करेंगे। वो शो किया जाएगा आपका ईपीएस से पहले, और उसके बाद उसके ऊपर जो टैक्स एक्सपेंसेस बनता है वो शो करेंगे। फिर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हम ज्ञात करेंगे। तो वो हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से है, एक हमारा कंटिन्यूड ऑपरेशन से है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वो हमारा टोटल प्रॉफिट शो कर रहा है करंट ईयर के लिए। वो तब होगा जब आपने कुछ ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किए हैं, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपके लिए बस यहीं तक का यूजफुल है। अगर आपको परफॉर्मा बनाने के लिए कह दिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये परफॉर्मा बना करके आओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद यहाँ तक कि आपने सारी की सारी थ्योरी स्टडी कर लेनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो बेसिक एक्सप्लेनेशन आप स्टडी कर लेना। उसके बाद आप डिविजिबल प्रॉफिट तक की जो थ्योरी है वो स्टडी कर लोगे, वहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।